नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये 70 बीपीएससी का मॉक टेस्ट है। ये 24 तारीख को हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक कोई टीचर का नहीं, एक बहुत बड़े अधिकारी है, ठीक है, जो 67 बीपीएससी में उनका 33वां रैंक आया था। उन्हीं का ये पीडीएफ है, मॉक टेस्ट बाई रोहित कुमार, डिप्टी कलेक्टर। डेट देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। उनका क्वेश्चन सेट किया हुआ है, उसको हम लोग आज कवर करेंगे इस सेट में। देखिए, इसमें हम कट ऑफ भी बता देते हैं। इसमें चूँकि क्वेश्चन के लेवल के अनुसार एससी और एसटी का जो कट ऑफ होगा ये 68 से लेकर 70 होगा, और ईबीसी और हम ईबीसी और इसमें ओबीसी में BC1 BC2 उन लोग का 70 से 75 रहेगा, और जनरल का सब ऑल मिलाकर देखा जाए तो जनरल का 75 से 80 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, इस दायरे में रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं हैं? इसमें से कौन मुख्य विशेषताएं हैं? तो देख लीजिए, इसमें से मुख्य विशेषताएं क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, उसके बाद इसका कूट भी दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों को 2 भागों में विभक्त किया गया था, और एक और होगा केंद्रीय कार्यकारिणी की शक्तियों राज्यों के पास हस्तांतरित कर दिए गए थे। उसके बाद चौथा हो जाएगा केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का विस्तार एवं पुनर्गठन किया गया। तो इस तरह राइट आंसर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं। उसके बाद है कि योग्यताओं के आधार पर भर्ती का विचार सबसे पहले किस में व्यक्त किया गया था? योग्यताओं के आधार पर भर्ती का विचार सबसे पहले किस में व्यक्त किया गया था? ये जो व्यक्त किया गया था आपका मैकाले आयोग के द्वारा। ठीक, मैकाले आयोग के द्वारा विभक्त किया गया था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत ही प्रभावित हो गए थे? यानी संविधान जब बनकर तैयार हुआ, ठीक है, उसी दिन कुछ आर्टिकल कुछ थे जो वो लागू हो गए थे। तो वो कौन था? तो इसमें से देखिए, इसमें से आपका नागरिकता, ठीक है, और संघीय व्यवस्था जो था ये लागू हो गए थे। ठीक, इस तरह राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किन विषयों पर सांसदों का साधारण बहुमत से संविधान संशोधन का अधिकार है? निम्न में से किन विषयों पर सांसदों का साधारण बहुमत से संविधान संशोधन का अधिकार है? तो इसमें से क्या होना चाहिए? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका कि राज्यों के नाम, सीमा तथा क्षेत्रों में परिवर्तन, ये सही है। उसके बाद देखिए दिया है ऑप्शन अतिरिक्त जजों की नियुक्ति। उसके बाद है राज विधायिका के दूसरे सदन का उन्मूलन। उसके बाद है अधिसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसमें से कौन कौन सही होंगे? तो इसमें से आपके सही हो जाएंगे, आपके 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, अतिरिक्त जजों की नियुक्ति नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रभाव अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? कितने वर्ष तक रह सकता है? तो ये अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है दोस्तों। कितने वर्ष तक है? 3 वर्ष तक रहता है 356 के द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 7वां प्रश्न आपका है कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए इसका संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन होना चाहिए, या दूसरा है
वित्तीय आपातकाल लगाने के बाद 6 माह की अवधि के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन होना चाहिए। अब इसमें से उपरोक्त कथन कौन सा सत्य है यही देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए इसका संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन होना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है तो ये आपका अनुच्छेद 162 जो है ये कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों आदि के बारे में स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो कथन सत्य होना चाहिए ये होना चाहिए, इसमें से दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है इसमें से। तो इसमें से जो कहा था वो मुनरो ने कहा था। ठीक है, मुनरो ने कहा था। उसके बाद है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है तो ये जो प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें विचार करना है कि कौन सा कूट सही है। तो पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं और इधर ऑप्शन है, ये ऑप्शन रहा आपका कि तीसरा है कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका जो कथन सही है ये हो जाएगा ऊपर, ये सही हो जाएगा। भारत का संविधान यह बोलता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ये सही हो गया। और ऊपर एगो आप देख लेते हैं आपका ये 2 नंबर, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत को संविधान की समवर्ती सूचित करता है। तो दोस्तों इस तरह राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषण वृद्धि था। कौन सा था इसमें से। तो इसमें से जो था ये आपका जो 12वां था ना, 12वां पंचवर्षीय योजना, ये संपोषणीय वृद्धि था। उसके बाद है पोषण से संबंधित था 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें इसकी बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के तहत इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाया, मतलब कहलाने योग्य है, कौन सा दशक। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991 से 2000 का जो था वो वृद्धि दशक कहलाया था। तो 1991 से 2000 का जो सेशन था। उसके बाद है कि निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। उसके बाद है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले चौथा। ठीक है ना, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना ये पहले। उसके बाद ये हो जाएगा स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। उसके बाद ये प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई और फिर लास्ट में राष्ट्रीय विकास परिषद की घटना। तो ये 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया का पुस्तक लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमिक तो एम विश्वेश्वरैया है। कौन है, एम विश्वेश्वरैया है प्लान्ड इकोनॉमिक इंडिया के लेखक। ठीक, उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद है यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में 1 लाख रुपया नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर मुद्रा की समग्र पूर्ति और परिवर्तित रहेगी। ठीक है, यानी बदल जाएगा पूरा, उसका कालखंड ही बदल जाएगा। 1 लाख रुपया निकालेंगे तो उसका बाद देखिए, उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न कि भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? तो इसमें से कौन सा कारक का योगदान है? तो देखिए, सरकारी व्यय में बढ़ने का, सरकारी व्यय में बढ़ने का ये जो है योगदान है। ठीक, एक और इसमें बोल रहा है, तो राइट आंसर देखिए ये भी हो जाएगा विदेशी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था? मतलब एक समिति थी कोई, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि शहरी के लिए 47 रुपया और ग्रामीण के लिए 32 रुपया। तो ये किन का कथन था? तो ये जो कथन था दोस्तों, ये रंगाराजन समिति का कथन था। किसका कथन था? कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया उपभोग करेगा, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया। तो ये रंगाराजन समिति का स्टेटमेंट था, 32 रुपया 47 रुपया। उसके बाद कि मुद्रा प्रासर को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, मुद्रा प्रासर को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो ये जो किया जाएगा ऊंची कीमतें के द्वारा। ठीक है, ऊंची कीमतें के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कथनों पर क्या करना है? परिरक्षण करना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। उसके बाद है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये भी सही है। चौथा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जानी जाती है, तो चौथा ही गलत है। तो 1, 2, 3 सही होगा, इस तरह राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी है? नहीं है, यमुना की इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, ये राम गंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। बाकी बेतवा, केन, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी बेतवा, चंबल, केन जो है, लेकिन राम गंगा इसमें नहीं है। उसके बाद है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। बराक है, लोहित है, और देख लेते हैं। उसके बाद है सुबनसिरी। ठीक है, तो इस तरह 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली इसमें से कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक सुबनसिरी बहता है और एक बहता है आपका लोहित। ठीक है, सुबनसिरी और लोहित बहता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है इसमें से वो कौन नदियाँ हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हंगरी सहायक नदी किसकी है? हंगरी सहायक नदी है किसका? तो ये जो सहायक नदी है हंगरी, ये आपका तुंगभद्रा का है। ठीक है, तुंगभद्रा का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो ये ग्रीष्मकालीन का जो समान दिशा है ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिण से आता है फिर हमारे तरफ पहुंचता है। हम लोग उत्तर में ही है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, इस तरह डी राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी राजस्थान का जो मरुस्थल होता है आप नंगे पैर नहीं चल सकते हैं दिन में, इतना टेम्परेचर हो जाता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, तो इसमें कारण क्या हो जाएगा? ये स्थल तथा समुद्री का
विभेदितापन, स्थल एवं समुद्री का विभेदी हो जाएगा, विभेदित तापमान हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतवर्ष में आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो प्यासी धरती कहने का कारण है, और ऑप्शन देख लेते हैं आपका, और ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ठीक है, और उसके बाद है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, उसके बाद है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। तो ये सभी कारण आ जाएंगे। इस तरह राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट किए हैं सर। ठीक है, उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए विचार कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। ठीक, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ये होगा CR फॉर्मूला पहले होगा, उसके बाद गांधी का जीना वार्तालाप होगा, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान होगा, और फिर चौथे नंबर वेवेल प्लान होगा। ठीक, तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 3 4 2। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? किसका उपबंध करता है? तो देखिए, ये जो आपका उपबंध करता है, ये करता है अधिकारों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। ठीक है, यही जो इंडस्ट्री होती थी उस पर लोग ज़्यादा हड़ताल करते थे, अपना अधिकार का मांग करते थे, इसलिए 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम बनाया गया, इससे बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मॉडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे ही व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, और ये संविधान सभा का दूसरा बैठक जो हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्या किए थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी कारणवश कहीं चले गए थे, इसलिए। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसमें गलत कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगाल में की थी। तो ये बिल्कुल आपका उन्होंने किया था, लेकिन कहाँ किया था ये इसमें स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, इसमें बोला है कौन सही नहीं है, यानी गलत कथन का पहचान करना है। तो पहला तो यही गलत हो गया। ठीक है, मूल बांग्ला में की थी, तो जो कि ये गलत है। ठीक, आगे देख लीजिए। उसके बाद है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और दूसरा अधिवर्ष जो है 21 मार्च को। तो ये सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतिम बैठक भी हुआ था। उसके बाद देखिए कि भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा असफ अली ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया? तो ये भेजा गया NM जोशी को। ठीक है, NM जोशी को भेजा गया था। उसके बाद है प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उसके बाद है
कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रारंभ में वे सहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, इसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल इसमें से प्रारंभ में वे सहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी के पक्ष में आ गए, ये सही है। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो ये भी सही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए कि किन दो नेताओं ने भारत में दौड़ाकर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो किसने किया, तो गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगरा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और काम कर सके। ये किसने कहा था, तो ये कहा था एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट महिला थी या पुरुष, अभी हम भी कंफ्यूज हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, ऐसे तो नाम से मालूम चलता है कि ये महिला ही थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अंग्रेज जब तक रहेंगे हमें परेशान करते रहेंगे। उसके बाद है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। कौन सा, तो इसमें से जो था रूस का। ठीक है, रूस का था। उसके बाद है कि निम्न इस कथन पर विचार करना है। ठीक है, कि कौन कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। ठीक, कौन सा कथन सही है, तो ये आपका पहला क्या है, गलत हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा लोक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, तो ठीक है, सही है, 1773 के द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। तो किसने अस्वीकार किया था, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला था। ठीक, राइट आंसर बी। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक एवं पुस्तक सिद्धांत क्या हुआ, प्रवृत्त किया गया। तो प्रवृत्त किया गया इसमें से आपका 1935 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। दूस का बुधर नाम कौन सा है, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, पार्थ मिहिर प्रचन इसमें से कोई नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये किसके, अशोक के अभिलेख से मालूम चलता है। अगला प्रश्न और छोटा कर देते हैं। हाँ देखिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक एक आयोजन होता था, फंक्शन होता था। उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान करना है। तो सही कथन इसमें से कौन है, जैन तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक वृषभ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि जैन तीर्थकर पशौरनाथ का प्रतीक सर्प था, तो इसमें 1 और 4 ही सही है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो किस में किया गया था, ऊपर देख लेते हैं। ये किया गया था जैन धर्म में। ठीक, जैन धर्म में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अर्ध नरीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को मतलब बताता है, तो ये बताता है देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, देव और उसकी शक्ति का योग बताता है। उसके बाद है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के
कैसे थे, किसके थे? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो ये जो थे चांदी के थे, ठीक, चांदी के थे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था धनानंद, ठीक है, धनानंद सिकंदर के समकालीन था। उसके बाद देखिए, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अरबों ने, ठीक है, अरबों ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए महमूद उसमें दिया है, कौन सा कथन सही है? तो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये सही है। और भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है, वो धन प्राप्ति करना चाहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए पहला ही आपका सही नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी उसका ग्रंथ उसे उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है। 56 देख लीजिए, बाकी ये भी सही है, वह संस्कृत का विद्वान था, सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। अब देखिए आगे कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में प्रदर्शित की गई है? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में प्रदर्शित की गई? तो ये किया गया है दोस्तों बलबन का मकबरा जो है उसमें किया गया है, ठीक, बलबन का मकबरा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में गलत कथनों को पहचानना है। हिंदी देवी देवता तथा इसमें पहचानना है कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक, डी राइट आंसर होगा। सब जो है सब गलत कथन को पहचानना है इसमें, तो इसमें सारे कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत कथन को इसमें भी पहचानना है। तो गलत कथन इसमें कौन सा है? तो गलत कथन देख लीजिए, इसमें आपका केवल 2 गलत है, ठीक, 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सही कथन 1, कथन 3 और 4 ये सही हैं, बाकी 2 गलत है, 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है कि 13 हुई, उसके बाद है 13 हुई और 14 शताब्दियों में, 13वीं यहाँ लिखा हुआ है लेकिन गलत हो गया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि भारत के जो लोग थे कृषि की खेती नहीं करते थे, कौन से फसल की? तो इसमें से आपका मक्का की ये नहीं करते थे, बाकी गेहूं की, जौ की, चना की करते थे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ था? निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ था? तो ये भौंकने में जो असमर्थ था आपका डिंगो, ठीक, डिंगो था। उसके बाद है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है ऊपर देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, ठीक, क्या है? स्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांसावासा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर काम करता है। किसके लिए काम करता है? तो ये काम करता है HDL के लिए, ठीक, HDL। उसके बाद है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है जब डॉक्टर किसी को कहते हैं कि उसे टेट्रेप्लेजिया हो गया है तो इसका मतलब क्या है? टेट्रेप्लेजिया होने का मतलब क्या है? तो देखिए टेट्रेप्लेजिया होने का मतलब है कि दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है, काम करना बंद कर दिया, पक्षाघात हो गया। उसके बाद देखिए कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है किसमें? पॉली हाउस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पॉली हाउस का प्रयोग जो किया जाता है पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, ठीक, पौधों को उगाने के लिए। उसके बाद है, उसके बाद देख लीजिए कि विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराता है, कौन इसमें से है? तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जय तकनीकी द्वारा
बीजों की उन्नत किस्म को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? ये तो जिंक की कमी से होता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये नेत्र का है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खुजलाने से खाज मिटती है, क्यों? खुजलाने से आपको कहीं खुजली हो जाता है, आप खुजलाते हैं तो खुजली मिटती है, ख़त्म हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है, इसलिए। उसके बाद है एंथोफोबिया किसका डर है? एंथोफोबिया किसका डर है? तो ये पुष्प का। ठीक है, एंथोफोबिया पुष्प का डर है। उसके बाद है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, प्लीहा, जिसको तीली बोलते हैं। ठीक, तीली बोलते हैं। उसके बाद है कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो ये जो उत्पादित होता है आपका अंगूर। ठीक है, विटिकल्चर अंगूर के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? कौन सा अनुपस्थित था? तो ये जो था आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित था। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है, देख लेते हैं, ऊपर भी एक ऑप्शन दिया है कि सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकिनिन। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? 75 का क्या है इसमें, कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 4 और 1 सही होंगे उसमें। इसमें है निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पहचानना है। तो कौन गलत कथन है इसमें पहचानना है। तो गलत कथन इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, इसमें से कोई नहीं होगा, बाकी सब सही है। पौधों को फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की पूर्ति करता है, सही है। अगला प्रश्न देखिए कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाइट्रेट। क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। उसके बाद है कि आग बुझाने वाला संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से पैदा होती है, क्या पैदा होती है? तो ये जो पैदा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट तनी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, यही पैदा होता है। उसके बाद है कि कोक स्टील एवं लोहे के उत्पादन में भट्टी के एक्सपोर्टों के लिए मिलाई जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? तो देख लीजिए इसका कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक, तो क्या है 1 और 3? 1 और 3 है कि 1 और 3 यानी अपचायक के रूप में काम करता है और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन है? तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। उसके बाद है कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं, क्यों मिश्रित किए जाते हैं? तो ये मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो देखिए, आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है, बाकी दूध, खून और शहद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो किया था दोस्तों, ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया? गैलीलियो ने। ठीक, उसके बाद है लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था
थियो थियोडोर मेमन ने किया था, थियोडोर मेमन ने किया था। अगला हम प्रश्न 86 नंबर देखते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो ये सीसा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सीसा। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो ये अनंत हो जाता है। कितना? अनंत हो जाता है। उसके बाद है प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका रेक्टिफायर कहते हैं। उसके बाद है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? तो ये विशेषता जो है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ठीक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। उसके बाद है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अवरक्त का। उसके बाद है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उसके बाद है कि पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया? किसने किया? किसने किया? तो ये किया है असम ने दोस्तों, असम ने। एक करेंट अफेयर है। उसके बाद है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक ने शुरुआत किया है। पेरिस ओलंपिक के पदक में भारत का स्थान क्या था? तो 71वां था। ठीक है। उसके बाद है डोला यात्रा कहाँ मनाया जाता है? डोला यात्रा ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। डोला यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों गगन नारंग। ठीक है, गगन नारंग। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, विचार करें इसमें से कौन सही है। तो आपका सही हो जाएगा अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक रजत पदक जीता। ये सही है। ठीक है। उसके बाद है पुरुषों की टीम ने पुरुष ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसमें क्या विचार करना है? कौन कथन सही नहीं है? तो देखिए तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई? तो ये किया गया 16 मार्च 2024 को। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई। उसके बाद है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ? तो ये हुआ था आपका 7 चरण में हुआ था। ठीक, 24, ठीक है ना, 24 जुलाई और 2024 को पहला। उसके बाद देखिए कि संघीय बजट 2024 से 25 के तहत निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक खर्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय पर। ठीक है, रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। उसके बाद देख लीजिए संघीय आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय संसद में कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? तो 22 जुलाई 2024 को। 22 जुलाई 2024 को। अगला प्रश्न देखिए संघीय बजट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो ये किया है 3.2%। 3.2%। उसके बाद है वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग कितना प्रतिशत है? कुल आकार का कितना प्रतिशत है? तो देखिए कुल आकार का ये जो है 55% है। कितना? 55%। उसके बाद है एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 159वां है। ठीक है, 159वां है। उसके बाद है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण आपका मीर बांकी ने कराया था। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर कितने बार मुख्यमंत्री रहे? तो ये 2 बार रहे दोस्तों। अभी इनको भारत रत्न भी मिला है। हाल ही में कितने लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका 4 लोगों को सम्मानित किया गया है अभी तक। ठीक है, 5 लोग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 लोग हैं। ठीक है, 5।
उसके बाद है कि भारत रत्न सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी भारत के कितने बार प्रधानमंत्री बने थे? तो ये बने थे दोस्तों, भारत लाल कृष्ण आडवाणी कितने बार प्रधानमंत्री बने थे? तो ये एक भी बार नहीं बने हैं, ठीक है, एक भी बार नहीं। उसके बाद है किस वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो ये समाप्त हो गया दोस्तों 14, ठीक है, 14वें वित्त आयोग के बाद समाप्त हो गया था। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 13.07 करोड़, 13.07 करोड़। उसके बाद है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्तमान न्यायाधीश का क्रम कौन सा है? तो वर्तमान न्यायाधीश का क्रम 50वां है, ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो है, ठीक। उसके बाद देखिए वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह बने हैं। उसके बाद बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं नंद किशोर यादव। उसके बाद देख लेते हैं कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिणी भाग में। उसके बाद है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो ये अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद है। उसके बाद है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियाँ सहयोग प्राप्त करती थी? तो 7 थी। उसके बाद है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासक की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, ठीक। उसके बाद है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दरिया खां नुहानी था ये, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, दरिया खां नुहानी। उसके बाद है खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो ये जो सिक्के हैं आपके भोजपुर से प्राप्त हुए हैं, खिलजी वंश के। उसके बाद देख लीजिए कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो ये था आपका फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। उसके बाद है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था दोस्तों आपका इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ, ठीक, 124 का 11 अगस्त, ठीक है। उसके बाद है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 22 मार्च 1912 को, ठीक, 22 मार्च 1912 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 164 के द्वारा, 164। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन राज्य बना था? तो ये बिहार सबसे पहले बना है, ठीक, बिहार अपना ही कौन है? बिहार है। उसके बाद है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की संख्या 243 है, 203 है, ठीक है, 203 दिया है ऑप्शन में, अनारक्षित 203 है। उसके बाद है कि स्वतंत्र पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? तो ये कराया गया 1951 में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा कब पारित हुआ, स्थापित हुआ? तो 1904 में हुआ, ठीक। उसके बाद है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो शिवहर नहीं करता है, बाकी सुपौल अररिया किशनगंज मधुबनी ये सब करता है। उसके बाद है कि बिहार के किस क्षेत्र में धरवार चट्टान पाए जाते हैं? तो धरवार चट्टान दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। उसके बाद है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई तो ये 53 मीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? CWG। उसके बाद है कि बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 हो जाएगा। उसके बाद बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी से। उसके बाद है कि बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है?
तो देखिए तो ये थी, इसमें सीतामढ़ी हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। ये सब ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय दिया है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जल कुंड राजगीर में स्थित है? देखिए मखदुम कुंड जल कुंड राजगीर में है, गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, लेकिन सूर्य कुंड यहाँ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ कौन सा नहीं है? तो यहाँ लक्ष्मण कुंड नहीं है दोस्तों। ठीक, लक्ष्मण कुंड नहीं है, बाकी सब राजगीर में। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मण कुंड नहीं है, बाकी सब हैं। अब मैथ का हम आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर बता देते हैं कि 141 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 142 का राइट आंसर सी, उसके बाद 143 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उसके बाद 144 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 141 का डी। देखिए 42 का क्या हो जाएगा? 42 का सी हो जाएगा, और 43 का अभी बताया ये। ठीक, 44 का डी। फिर देखिए 45 का क्या होगा? तो 45 का हो जाएगा आपका बी, सॉल्यूशन कर लेना है। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ये हो जाएगा, और 47 का क्या होगा? तो 47 का भी ये हो जाएगा। ठीक, और 48 का बी हो जाएगा, और 49 50 का क्या होगा? तो 49 का डी और 50 का बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह राइट आंसर आपका क्या ख़त्म हो गया हमारा टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट था। हम जो जो टेस्ट होगा हम सब अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप आसानी से मिला लीजिएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें और खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं तीसरे टेस्ट में। और देखिए तीसरे वीडियो में हम लोग टॉपर का नाम बताएंगे। इसमें जो जो लोग टॉप किए हैं तीसरे वीडियो में टॉपर्स का नाम बता दिया जाएगा।